नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेशन के बारे में समझेंगे दोस्तों कि श्वसन तंत्र क्या होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर इसमें जो दोस्तों श्वसन तंत्र की सबसे पहली हेडिंग है ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग को वैज्ञानिक भाषा में यानी विज्ञान की भाषा में आप लोग बोल सकते हैं श्वासोच्छ्वास। अब ब्रीथिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें कि आप लोगों को CO2 को बाहर निकाला जाता है तथा O2 को ग्रहण किया जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ब्रीथिंग की यानी कि श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों अगली हेडिंग आती है रिस्पायरेशन। यानी श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है यानी कि भोजन को ग्रहण करके उसे क्या करके छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसका ऑक्सीकरण करके H2O का CO2 का निर्माण किया जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसे रिस्पायरेशन बोलते हैं यानी कि श्वसन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कि भोजन को ग्रहण करके उसका ऑक्सीकरण करके CO2 H2O और किसका ऊर्जा का निर्माण। आज दोस्तों मेरे प्यार दोस्तों ये जो ऊर्जा होगी ना ऊर्जा किस में बनेगी। ATP में बनेगी। क्या होता है निर्माण। ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम होता है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों। बात समझ में आई। क्या समझ में आई यहाँ पे। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन क्या होता है। भोजन को ग्रहण करके उसका ऑक्सीकरण करके CO2 और H2O और ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। बात समझ में आई। थोड़ा भी दिमाग में घुसा कि नहीं। अगर घुसा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसको ग्रहण करेंगे, किसका ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, भोजन के रूप में जो बनता है वो क्या बोलता है। यहाँ पर एक परिभाषा और बन सकती है कि भोजन को ग्रहण करके जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऑक्सीजन में तथा ऊर्जा में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन। ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज को छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना तथा जल का निर्माण करना ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसका एक रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल एक इक्वेशन है, उसे भी हम लोग समझेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका एक इक्वेशन है उसे समझते हैं, इसे मिटाते हैं और उसका इक्वेशन क्या है समझिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसको ग्रहण कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे। किसका, भोज्य पदार्थों का। तो किसका होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 को तो लिख लिए। O2 क्या लिखा गया कि नहीं, O2 लिखा गया। अब उसके बाद भोजन के रूप में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज। किसे प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज को। C6H12O6 किसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, समझ में आई बात। ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, यानी कि जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के रूप में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। और किसका निर्माण हो रहा था, जल का निर्माण हो रहा था, यानी H2O का निर्माण हो रहा था। और क्या बन रहा था, ऊर्जा बन रही थी। किसके रूप में, ATP के रूप में। सिंपल, ये था इसका इक्वेशन। अब इसे संतुलित कर लेते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6O2 हो जाएगा और यहाँ पर 6CO2 हो जाएगा और 6 यहाँ पर H2 हो जाएगा। ये था इसका इक्वेशन। बात समझ में आई। इसी के द्वारा यानी कि ऑक्सीकरण करेंगे भोज्य पदार्थों का, किसके साथ, ग्लूकोज। आई जो ग्लूकोजवा होगा, जब इसका ऑक्सीकरण होगा यानी जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो CO2 का और H2O का और ऊर्जा किस में बनेगी, ATP में। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल। उसके बाद ये आप लोगों को समझ में आ गया।
बात समझ में आई है कि नहीं? अब इसके आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे क्या है आगे। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग होगी आप लोगों की श्वसन अंग, यानी कि रिस्पायरेशन ऑर्गन। श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों, आइए देखिए। थर्ड हेडिंग होगी रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन अंग क्या होता है, ऑर्गन्स, इसे बोलते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग, अब श्वसन अंग क्या होगा, तो सिंपल, जो श्वसन की क्रिया में जितने सारे पार्ट भाग लेंगे, जितने सारे ऑर्गन भाग लेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन ऑर्गन, यानी कि श्वसन अंग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, श्वसन अंग। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैं आपको कहाँ बता रहा था, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि श्वसन अंग, श्वसन अंग क्या होता है। तो दोस्तों जो श्वसन की क्रिया करता है उसी को श्वसन अंग बोलते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं जो श्वसन की क्रिया करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे श्वसन अंग बोलते हैं, यानी कि रिस्पिरेशन ऑर्गन बोलते हैं। बात थोड़ा भी आप लोगों के माइंड में घुसी, जो श्वसन की क्रिया करता है उसे श्वसन अंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब श्वसन की क्रिया में कौन कौन से अंग आएंगे, इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए उस बात को जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फिगर बना है जिसका नाम है द रिस्पायरेशन सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। ये होता है हम लोग का संपूर्ण श्वसन तंत्र, जो कि आप लोग अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पर होता है मुख होता है। उसके बाद जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, धूल कण, जब गंदगियाँ उड़ती हैं तो हमारी नाक में जाती हैं। हमारी नाक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जो धूल कण उड़ते हैं तो हमारी नाक में जाता है, तो जो हमारे नाक के बाल होते हैं ना, उन धूल कणों को जाने से क्या करता है, रोकता है। जो नाक में बाल होता है वो धूल कणों को जाने से क्या करता है, रोकता है। फिर उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर जो हड्डी है, यहाँ पर कभी मार करके बहुत ही चोट लगता है, हड्डी है, वहाँ पर एक श्लेष्म नाम की एक म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस की परत पाई जाती है। तो जो कि इकट्ठा होकर जाता है ना, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और कभी कभी आप जब नहाने जाते हैं तो निकालते हैं नकिया में से, जो नकिया नहीं होती है वही, तो उसे क्या करता है, जो वहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, वह म्यूकस उसे क्या करता है, उसे रोकता है। जो धूलकण होते हैं उसे रोकता है। फिर धूलकण जब जैसा ही रोकता है तो जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है ग्रसनिया के पास। कहाँ पहुँचती है, ग्रसनिया के पास। फिर ग्रसनिया के जस्ट नीचे आती है, यहाँ पर एक पाया जाता है स्वर तंत्र, यानी कि जहाँ से मेरी आवाज़ है, जो दिख रहा है ना, यही स्वर तंत्र है। जहाँ से मेरी आवाज़ निकल रही है वो क्या है, स्वर तंत्र है। फिर जैसा ही स्वर तंत्र के नीचे जाता है, वहाँ पर पाई जाती है श्वसन नली। क्या पाई जाती है, श्वसन नली। अब उस श्वसन नली से होकर जाता है आपका यहाँ पर आता है इस सर्कल के टाइप आप लोग देख रहे हैं, एक हड्डी पाई जाती है जो उपास्थि वलय जिसे कहते हैं। ये जो उपास्थि वलय होती है, मान लीजिए कभी कभी आप कहीं ऐसी जगह चल गए हैं जहाँ पर आप लोग को ऑक्सीजन नहीं है, आप सांस नहीं ले पाएंगे। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो अगर हाई नहीं लगा रहेगा, और जो उपास्थि वलय है, वो उपास्थि वलय नहीं लगा रहेगा, तो ऐसे पाइप नहीं होगा, तो जो हाई क्या हो जाएगा, सिकुड़ नहीं जाएगा। और सिकुड़ जाएगा तो आप सट के मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। अब इसीलिए ये जो उपास्थि वलय इसे क्या करता है, ऐसे फैलाए रहता है, ऐसे फैला। जब उपास्थि वलय नहीं रहेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जब उपास्थि वलय रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा वैसे ही आप मर जाएंगे। इसीलिए उपास्थि वलय यहाँ पर रहना अनिवार्य है। इसी का कार्य होता है उपास्थि वलय। और जो आपके जो श्वास नली है यहाँ पर आती है, ऐसे दो भागों में बट जाती है। एक इधर को देख सकते हैं आप, एक इधर को देख सकते हैं। ये दोनों इधर को बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी जाके ये कई भागों में बढ़ जा रही है। और जो एक गोला आप लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे ढक्कन की टाइप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं वायु कोश, यानी कि कूपिका। वायु कोश बोले या तो कूपिका बोले, बात एक ही है। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हैं, ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो जैसे ही ले रहे हैं तो ये फूल जाता है, और जैसे ही रिलीज करते हैं चुक जाता है।
यानी कि ये फूलता पचकता है। जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे ये फूल जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, सॉरी, जैसे ही O2 को लेंगे फूल जाएगा, जैसे ही CO2 को रिलीज करेंगे पचक जाएगा, लेंगे पचकेगा, लेंगे पचकेगा। यानी इसका काम क्या होता है? फूलकना पचकना। इसे बोलते हैं वायु कोश, जिसमें क्या होता है? वायु जाके इकट्ठा होता है, यानी जहाँ पर वायु इकट्ठा होता है उसे हम लोग बोलते हैं वायु कोश। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अथवा ये क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट लंग है यानी कि जो दायां फेफड़ा है, इस दाएं के फेफड़े के एक बाहरी परत पाई जाती है जिसे प्लूरा बोलते हैं। ये जो बाहरी परत पाई जाती है इसे प्यूला बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आंतरिक भाग है और जो बाहरी भाग यानी जो प्लूरा है, इसके बीच में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा खाली स्थान दिख रहे होंगे। ये जो खाली स्थानमा नहीं होता, इसमें पाया जाता है प्लूरा द्रव्य पाया जाता है। एक को देखते हैं ना दोस्तों, एक को जो फेफड़ा होगा वो क्या होगा? एक फेफड़ा बड़ा होता है और एक फेफड़ा छोटा होता है। अब ये फेफड़ा छोटा कहाँ के लिए होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है हृदय यानी कि दिल की बीमारी है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? हृदय। और जो हृदय होता है दोस्तों ये बना होता है किसका? मांसपेशियों का बना होता है दोस्तों। ये मांसपेशियों को यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर रहता है, इसलिए जो एक भगवान है ये छोटा होता है। इसके लिए यानी जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बाहरी परत रखी जाती है। कभी कभी आप कहीं गिर उड़ जाते हैं तो आई जो हृदय होता है इसे टकराता होगा और टकराने के बाद इसे चोट लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक परत, बहुत नरम परत पाई जाती है जिससे कि आप लोग गिरते उड़ते हैं तो जो हृदय होता है उसे किसी प्रकार का क्षति नहीं होती, यानी कोई प्रकार की हानि नहीं होती है। आइए देख रहे हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट, यानी कि एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। अब ये फेफड़वा के नीचे यहाँ पर पाया जाता है डायफ्राम। ये क्या पाया जाता है? डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होता है? ये डायफ्राम हड्डी का नहीं बना होता है, ये भी डायफ्राम मांसपेशियों का बना होता है। ये डायफ्राम का वर्क क्या होता है दोस्तों? जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिए तो ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है, ऐसे फैल जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे यानी CO2 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे मतलब इस प्रकार की संरचना बना लेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ये डायफ्राम। कभी कभी ऑक्सीडेंट में डायफ्राम और टूट जाता है ना तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब ये बात आप लोग के दिमाग में आ रही होगी, जब महिला गर्भवती होती है, जब उसे बच्चा होने वाला होता है तो उनके नीचे जो शिशु होता है वो डायफ्राम की जगह ले लेने होता होगा। तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों? महिलाओं की इधर जो पसलियाँ पाई जाती हैं, पसलियाँ, तो जब महिला गर्भवती होती है तो उस टाइम यह जो आपका डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम वर्क नहीं करता है। उस टाइम जो पसलियाँ होती हैं उसके द्वारा क्या होता है? फेफड़ों को ऐसे और ऐसे, यानी कि ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उस किसके द्वारा होता है? पसली। यहाँ पर जो पसलियाँ पाई जाती हैं उनके द्वारा। जब महिला गर्भवती होती है तब इस डायफ्राम ये काम नहीं करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आएगा, क्योंकि जो डायफ्राम की जगह होता है जो शिशु का निर्माण हो जाता है, इसीलिए डायफ्राम वर्क नहीं करता। उनकी जो यहाँ पर पसलियाँ पाई जाती हैं वो वर्क करती है उस टाइम। बात समझ में आ गई? इतनी बात आप लोगों के दिमागों में घुस गई कि नहीं? इसके बाद अगर ये बात आप लोगों के दिमागों में घुस गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब समझते हैं कि श्वसन कितने प्रकार से होता है। यानी कि एक श्वसन होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। अब वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इस बात को जानना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आ जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक श्वसन होता है, एक वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन इसे मिटाकर इस फेफड़वा को मिटा दे रहे हैं और यहीं पर समझते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। अच्छे तो थोड़ा समझ में आएगा। चित्र को बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन मिटाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, और उसे बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। बात सही है कि ना? बात एकदम सही है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। अंतर किसमें हम लोग को पढ़ना है दोस्तों? एक होता है आप लोगों का वायवीय श्वसन, इसे भी मिटा देते हैं। 3 हेडिंग हम लोग की हो चुकी है। एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इससे आप लोग कुछ तो स्पष्ट हो रहा होगा।
अस्पष्ट क्या हो रहा है, यानी कि वायवी का मतलब वायु की उपस्थिति में, अवायु का मतलब वायु की अनुपस्थिति में। तो इसका एक अंतर हमें यहीं से मिल गया। अंतर क्या मिला दोस्तों, इसमें क्या होगा O2 यानी कि एयर, इसमें वायु क्या होगा प्रेजेंट होगा यानी कि उपस्थित होगा। इसमें यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई। वायवी श्वसन होता है आपको आपकी वायु के उपस्थिति में और अवायवी श्वसन होता है वायु की अनुपस्थिति में। इतना बात आप लोग के दिमाग में घुस गई कि नहीं? वायु की उपस्थिति में वायवी श्वसन और वायु की अनुपस्थिति में अवायवी श्वसन। बात समझ में आई? थोड़ा समय देख लेते हैं दोस्तों कि टाइम कितना हुआ है, उसके हिसाब से क्लास को चलाएंगे आगे और क्लास को बंद करेंगे। ये लास्ट हेडिंग है दोस्तों, इसके बाद क्लास को बंद कर देंगे ना। आइए ध्यान दीजिए, इतनी बात हम लोग को अभी टाइम है 10 मिनट का, उसमें अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वायु की उपस्थिति में होगा और वायु की अनुपस्थिति में। इसमें जो ग्लूकोज हम लोग जो भोजन करते हैं ना, जो भोजनमा क्या है, भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, भोजन किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। आई जो ग्लूकोजवा होता है उसका सूत्रवा आप लोग को मैं बताया था C6H12O6। अब वायु की उपस्थिति में यानी कि यह टूटेगा जब ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, होगा क्या, आपका CO2 बन रहा था, प्लस में क्या बन रहा था, H2O, और क्या हो रही थी, ATP के रूप में ऊर्जा बन रहा था। ATP को मैंने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब ये ATP कितने ATP बनता है दोस्तों, तो 36 से 38 ATP, इतने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ये हो गया हम लोग का दूसरा ना, ये हम लोग का क्या हुआ, ग्लूकोज, भोजन यानी कि ग्लूकोज। ठीक, अब इसके बाद आगे इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि इसमें क्या होगा, CO2 उपस्थिति नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो ग्लूकोज होगा यानी कि C6H12O6, ये क्या होगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना होगी तो वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का यानी कि जब ऑक्सीजन रहेगा तो आई जो ग्लूकोजवा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का निर्माण करेगा और ऊर्जा के रूप में ATP यानी कि ATP जो ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने ऊर्जा का, 36 से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो जो ये ग्लूकोजवा ना है ये लैक्टिक अम्ल का यानी कि लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, लैक्टिक अम्ल में टूटेगा। और क्या होगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल में टूट के केवल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करेगा। ये 38 ATP ऊर्जा का निर्माण कर रहा है और ये 2 ATP यानी 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर रहा है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई। और ये जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। इसीलिए तो उसको ऊर्जागृह बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जागृह। इसीलिए ना ATP यानी कि जो ये क्रिया है किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए उसे ऊर्जा का गृह बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आगे चलते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब समझेंगे कि श्वासोच्छ्वास के दौरान जो ऑक्सीजन की जो मतलब पूरे वातावरण में जो गैस पाई जाती है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जाता है और मनुष्य उसे कितना प्रतिशत बाहर निकालता है, इसे पढ़ेंगे। यानी कि ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है कि दो प्रक्रियाएं होती है, श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है गैसों को लेना और एक होता है बाहर निकालना। बात समझ में आ गई? एक होता है गैसों को लेना और क्या होता है गैसों को बाहर निकालना। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, लेना और बाहर निकालना। तो पूरे वातावरण में मान लीजिए कि नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन ले लेते हैं और CO2 ले लेते हैं और क्या लेते हैं O2 को, इधर भी N2 ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं, सॉरी CO2 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं O2 ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ आई? समय कितना हो रहा है दोस्तों? अभी बहुत टाइम है। पूरे वातावरण में, ये कहाँ से लेते हैं? वातावरण में। अब पूरे वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत दर होती है दोस्तों 78%। कितनी होती है दोस्तों? 78% होती है। कितनी? 78%। अब CO2 की दर कितनी होती है? 0.03%। ऑक्सीजन की दर कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की 21% होती है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि वातावरण में जितनी प्रतिशत इसकी दर पाई जाएगी तो मनुष्य जब सांस लेगा तो उसे उतना ही लेगा, यानी कि इतना ही ले रहा है। 78% CO2 नाइट्रोजन लेगा और 0.03% CO2 लेगा और 21% ऑक्सीजन लेगा। अब छोड़ेगा कितना? तो टोटल 78% यह रिलीज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में जो होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा ये 4%। यानी कि CO2 ले बहुत कम रहा है और छोड़ ज़्यादा रहा है। ले रहा है 0.03% और छोड़ रहा है 4%। समझ में आ गई? ऑक्सीजन क्या करेगा दोस्तों? तो ऑक्सीजन ही छोड़ेगा 17%। यानी कि 17% ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा और 4% CO2 निकालेगा और 78% टोटल का NO2 यानी नाइट्रोजन निकाल देगा। और ले कितना रहा है? 78 ले रहा है, 0.0, यानी कि वातावरण में जितना पाया जाता है उतना ही क्या कर रहा है? यह ले रहा है। तो दोस्तों इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? बात समझ में आई है? समझ में आई है? तो समझ में आई है तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक ग्राफ बता रहा हूँ। यानी कि एक होता है दोस्तों आंतरिक श्वसन और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों बाह्य श्वसन। यानी कि मुख से लेकर कहाँ तक? लंग्स तक जितने पार्ट, यानी कि जो वायु कोश है वहाँ तक, वायु कोश तक जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन बोलते हैं। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद वायु कोश के बाद जब वायु कोश से कोशिका तक जो श्वसन की क्रिया होती है उसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। यानी कि वायु कोश से कहाँ तक? कोशिका तक। और कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा प्रक्रिया उसे हम लोग बोलेंगे आंतरिक श्वसन, और जो मुखवा से लेके वायु कोशवा तक होगा उसे बोलेंगे हम लोग बाह्य श्वसन। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। यहाँ से हम लोग का क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का सेकेंड टॉपिक भी होता है ख़त्म। दूसरा टॉपिक भी हो, यानी कि 2 चैप्टर हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। किसका? यानी कि बायोलॉजी का 2 चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो वहीं से लाइव क्लास को बंद करेंगे। सॉरी, आदत हो गई है लाइव क्लास बोलते बोलते, यानी कि यहीं से अपनी रिकॉर्डेड क्लास को बंद करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाएंगे जिसमें हम लोग अगले चैप्टर को ध्यान देंगे दोस्तों। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद।